तो क्या करता, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो आता, वो टेबल भी उठा के कहीं किसी के सर पे दे आता। उसके बाद क्या करता, टीचर को भी उठा के कहीं दे आता, उसकी फिर चेयर पकड़ता, उसे भी कहीं दे आता, बोर्ड पकड़ता, उसे भी कहीं दे आता। तो मतलब अपना काम तो करा उसने, लेकिन उसके बाद बेस की नहीं होने के कारण वो ज़रूरत से ज़्यादा, टीचर ले रही है अटेंडेंस, तुम्हारी क्लास है, तुम सब बच्चे बैठे हो, टीचर अटेंडेंस ले रही है, तो जब तक टीचर तुम्हारा नाम नहीं लेगी तुम प्रेजेंट मैम नहीं बोलोगे, है ना। तुम भले क्लास में प्रेजेंट हो, जब तक टीचर ने तुम्हें कॉल नहीं करा तुम नहीं बोलोगे कि तुम प्रेजेंट हो कि क्या हो, है ना। तुम्हें जब तक कॉल नहीं होगी तब तक तुम नहीं बोलोगे। उसी तरीके से जब तक इस मेथड को कॉल नहीं होगी तो ये बोलेगा भाई मैं क्यों काम करूँ, जब तुम मुझे कॉल कर ही नहीं रहे हो तो मैं तो चुपचाप से रहूँगा। लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये अपना काम करेगा। जब हम इसे कॉल करेंगे तो उसका काम क्या है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और साथ में इसके कुछ प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्जन। जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्हें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। और कभी ना कभी उनके आमना सामना इस टॉपिक तो हो ही जाता है। और जो क्लास 11th है ISC में, उसमें टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी को हम समझेंगे रिकर्जन को क्या होता है और कैसे करते हैं, मतलब क्या है, मतलब है क्या है, ठीक है। तो पूरा समझेंगे इसको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो रिकर्जन का अगर सीधे में बोलें तो इसका मतलब होता है कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम बोलते हैं रिकर्जन। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने लिखा व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। चलिए भी ठीक है, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इसको रिकर्जन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी ध्यान रखना। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है भाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया। देखो पहली बात तो देखते फंक्शन अपने आप को कॉल कैसे करता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो रहा होगा, ये कैसे हो रहा होगा। बस याद रखना, अगर डायरेक्टली कॉल कर दिया तभी हम रिकर्जन बोलेंगे, चाहे इनडायरेक्टली कॉल करा हो तभी हम रिकर्जन बोलेंगे। चलो एक बार देखते हैं कि होता कैसे है, फिर मैं समझाऊंगा दोनों के बीच में डिफरेंस। तो देखो एक फंक्शन है, पहली चीज़ तो तुम एक और चीज़ में अपने ध्यान में रखो। जो जावा है, जावा में हमारी क्लास होती है, क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं। मैंने तुम्हें बहुत बार बता रखा है, कई वीडियो में समझा भी रखा है। दो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने लिखा वेरिएबल बनाया, इंट a डबल b, इस टाइप से वेरिएबल बनाए, तो ये तो हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। दूसरी चीज़ होती है जिनको हम बोलते हैं मेंबर मेथड, ठीक है ना। जैसे वॉइड ऐड, ये एक मेंबर मेथड बनाया जिसका कुछ काम होगा, ऐड करने का काम है मान लो, और ये है एक हमारा मेंबर मेथड, एक दिखा रखा है फॉर एग्जांपल। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या होगी, मेरा मेंबर मेथड, ठीक है ना। ये मेंबर मेथड है। अब याद रखना जो हम फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन कुछ और नहीं, मेंबर मेथड ही होता है। अब एक और बात ध्यान में रखो अपने, जो मेंबर मेथड है, जावा में हम मेंबर मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी हम ऑब्जेक्ट के बिना नहीं कर सकते। तो जितने मेथड हैं ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, तो इसलिए हम इनको मेंबर मेथड बोलते हैं। यहाँ पर फंक्शन बोलना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रिकर्जन जो हम पढ़ रहे हैं जर्नल टर्म है, जर्नल है, क्योंकि ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें मिल जाता है, तो ये जो इसकी डेफिनेशन है जर्नल डेफिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन लिखा गया है। कोई जावा को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखी है डेफिनेशन, ठीक है। तो जहाँ भी तुम्हें मिलेगी ये लिखा हुआ रहेगा। तो फंक्शन का मतलब होता है, अगर जावा के केस में बात करें, मेंबर मेथड, ठीक है। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पर हम मेंबर मेथड नहीं बोलते। यहाँ पर हम जैसे ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन बोलूँगा। तो फंक्शन का मतलब कुछ और नहीं, जावा की बात करें तो मेंबर मेथड है, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। देखो इस पर भी तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ पहले, क्योंकि कई बच्चों को डाउट रहता है जो अच्छा ये वीडियो में बिल्कुल बिगिनर वालों को लेकर के बना रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं हर कोशिश करूँगा कि जितने डाउट हो सकते हैं तुम्हारे मन में उनको कवर करूँ। फिर भी तुम्हारे मन में कोई डाउट रहता है तो तुम बिना किसी डाउट के कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ तुम्हें रिप्लाई कर दूँगा। अब देखो जैसे जावा में मैंने कोई मेथड बनाया, मेंबर मेथड, तो यहाँ पर बोला जब वो अपने आप को कॉल करता है तो पहले समझो कैसे हो रहा क्या होगा। पहले तो कॉल तो तब करेगा ना जब हम उसे पहले बनाएंगे। तो देखो जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मेथड डेफिनेशन, ठीक है, और एक होता है मेथड कॉलिंग। बात समझ में आ रही, मेथड डेफिनेशन जहाँ पर हमने मेथड को अपने डिफाइन किया है, और एक होती है मेथड कॉलिंग जहाँ पर हम उसे कॉल कर रहे हैं। तो मेथड को कॉल कर हम तभी सकते हैं जब मेथड की कहीं पर डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक मेथड बनाया वॉइड ऐड नाम का, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है।
ये मेथड है मेरा। अब इस मेथड के अंदर मैंने क्या करा है, इंट a = 4 b = 5 करा है, ठीक है जी। इंट a = 4 b = 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, मान लो इंट रिजल्ट = a + b, और उसके बाद system.out.println रिज़ल्ट। तो इसका मतलब ये है, जो ये मेरा मेथड है ये क्या कर रहा है, ठीक है, बताओ क्या कर रहा है मेथड। ये एक ऐड नाम का मेथड है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है, रिजल्ट प्रिंट कर दे रहा है उन दोनों का। ये मेथड मैंने वैसे समझाने के लिए बनाया है, असली में कभी बनाएंगे ना तो ऐसे इनको वैल्यू नहीं देंगे हम यहाँ पैरामीटर के थ्रू लेंगे, क्योंकि मेथड का काम यही होता है कि हम उसको इसलिए बना दें ताकि हम कोड को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर हम वो फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे, पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए नॉर्मल एक मेथड बनाया है जो 2 नंबर को ऐड करके प्रिंट करता है, इसका नाम है ऐड। अब ये मेथड तो बना हुआ है, लेकिन ये काम तब तक नहीं करेगा जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे। और कॉल कैसे होता है, कॉल किसी क्लास के अंदर होता है, क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर हम इसको कॉल कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे मेरा कहीं पर मेन मेथड है, फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन मेथड बनाया, तो इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं इसे कॉल करूँगा। कॉल कैसे करते हैं, अब सुनो। जैसे इस पे आने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल सा। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, टीचर ले रही है अटेंडेंस, तुम्हारी क्लास है, तुम सब बच्चे बैठे हो, टीचर अटेंडेंस ले रही है। तो जब तक टीचर तुम्हारा नाम नहीं लेगी तुम प्रेजेंट मैम नहीं बोलोगे, है ना। तुम भले क्लास में प्रेजेंट हो, जब तक टीचर ने तुम्हें कॉल नहीं करा तुम नहीं बोलोगे कि तुम प्रेजेंट हो कि क्या हो, है ना। तुम्हें जब तक कॉल नहीं होगी तब तक तुम नहीं बोलोगे। उसी तरीके से जब तक इस मेथड को कॉल नहीं होगी तो ये बोलेगा भाई मैं क्यों काम करूँ, जब तुम मुझे कॉल कर ही नहीं रहे हो तो मैं तो चुपचाप से रहूँगा। लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये अपना काम करेगा। जब हम इसे कॉल करेंगे तो इसका काम क्या है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। तो कॉल कैसे करते हैं, मेन मेथड के अंदर इसे अगर मैंने कॉल करना है तो जैसे तुम्हें कॉल करना है तो तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा, इसे कॉल करना है तो इसका नाम लेना पड़ेगा, इसका नाम है ऐड। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम ऐड, और ऐसे करके मैंने इसे कॉल कर दिया। इसका मतलब है मैंने इसे कॉल करा। होता क्या है, जब इसे कॉल करते हैं तो सीधा हमारा जो कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल मतलब प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, यहाँ से उछल के जहाँ भी इसकी डेफिनेशन होगी वहाँ चला जाएगा और इसकी लाइनों को एग्जीक्यूट करने लगेगा। उसी तरीके से मैंने इसे 50 बार कॉल किया तो 50 की 50 बार वहाँ जंप करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। इतना समझ में आ रहा। रिकर्जन में आने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए मेथड की डेफिनेशन और मेथड की कॉलिंग क्या होती है। ये होगी डेफिनेशन, जहाँ पर हमने डिफाइन किया मेथड ने करना क्या है। ये होगी इसकी कॉलिंग। भैया ये समझ में नहीं आएगा तो आगे जब मैं तुम्हें फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम करवाऊंगा रिकर्जन में, जब जीसीडी निकालना, जब बाइनरी सर्च तुम्हें रिकर्जन में करवाऊंगा तो फिर वो ऊपर से निकल जाएगी। तो इसलिए उसको समझने से पहले तुम्हें मेथड की कॉलिंग और मेथड की डेफिनेशन क्या होती है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसको और थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो और इस पे अपना कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना चाहते हो तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है मेथड पे, मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगा। वैसे मैंने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे एरे हो, स्ट्रिंग हो, मेथड हो, कंस्ट्रक्टर हो, जो भी हो, तो तुम जाके देख सकते हो। मैंने हर एक की प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने बाइनरी सर्चिंग, सॉर्टिंग इनकी बना रखी है और बहुत बढ़िया से समझा रखा है। तो तुम खुद जाके देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने कैसा पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं मेथड की डेफिनेशन होगी, यहाँ पर इसकी कॉलिंग हो रही है। अब रिकर्जन पे आते हैं। तो रिकर्जन में बोला है व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो कई बार ना स्कूल में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है। एक मार्क्स में आ सकता है कि डिफरेंस बता दो भाई। तो डिफरेंस ये होता है कि भाई डायरेक्ट रिकर्जन में एक मेथड, जैसे देखो जैसे मैंने बनाया यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये एक मेथड है वही जो मैंने तुम्हें बता रखा था। इसमें यहाँ पर कुछ लाइनें होंगी, मतलब कुछ काम कर रहा होगा और नीचे हमने कहीं ना कहीं इसी को वापस इसी में कॉल कर दिया और ये हो गया बंद, ठीक है। तो देख के ऐसा लगता है जैसे हमने गलत लिख दिया है, ऐसा हम कर नहीं सकते पर ऐसा हम कर सकते हैं। भाई मैंने क्या करा, यहाँ पर मेथड बनाया, मेथड की डेफिनेशन है, मेथड की डेफिनेशन है उसके अंदर ही इस मेथड को हमने क्या कर दिया है, वापस फिर से कॉल कर दिया। मतलब ये जब इसको जैसे मान लो हमने मेन मेथड के अंदर इस मेथड को चलाया, इसकी जो बॉडी है जो इसकी ये है एग्जीक्यूट होने लगेगी, ठीक है ना। जो ऐड नाम का मेथड है इसे हमने चलाया तो क्या होगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो जो यहाँ पर लाइन लिखी है वो तो चलेंगी, लेकिन नीचे फिर क्या लिखा है ऐड, वापस उसका नाम आ गया। मतलब मैंने फिर से इसको कॉल कर दिया तो फिर से हमारा जो कंट्रोल है ऊपर इसी पे आ जाएगा। फिर से इसको चलाने लगेगा, फिर से इसका नाम आ गया तो फिर से कंट्रोल ऊपर चले जाएगा, फिर से इसको चलाने लगेगा, फिर से इस पर आ जाएगा, फिर से कंट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो ये तो हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा।
ऐसे ही चलता रहेगा तो हम तो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएंगे ना। बात समझ में आई भाई, बार बार ये चल रहा है फिर वहीं से आ रहे हैं, तो ये तो एक सर्कल जैसा बन गया कि ये तो चलता रहेगा हमेशा। तो हम इस पर रोक कैसे लगाएं? तो याद रखना, जब भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें एक होता है बेस केस। बेस केस ये होता है एक तरीके से ब्रेक लगाने के लिए कि भाई इसके बाद तूने और नहीं चलना, ये आखिरी काम था जो तूने करना है, अब रुक जाओ। बात समझ में आ रही? देखो पहले तो ये देख लो, ये तो मैंने समझाया था, उसमें मैं फिर से आऊँगा बेस केस में। ये था हमारा डायरेक्ट रिकर्जन। ऐसी अगर एक हो इनडायरेक्ट तो कैसा होगा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जांपल पूछ लेते हैं कि बस एक छोटे से एग्जांपल से तुम दिखा दो कि कैसे हो रहा होगा। तो जैसे ये मैंने दिखाया, ये किसका डायरेक्ट रिकर्जन का एग्जांपल है। अब अगर मैं तुम्हें इनडायरेक्ट का बोलूँ, इनडायरेक्ट में क्या हो रहा होगा, मान लो कोई एक है वॉइड ए नाम का कोई है मेथड, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ है ना, ऐसी कोई कुछ काम कर रहा होगा है, उसके अंदर हमने बी को कॉल किया, ठीक है। मैंने वॉइड ए नाम के मेथड के अंदर मैंने बी नाम के किसी मेथड को कॉल किया, लेकिन हमने जहाँ बी लिखा था वॉइड बी, उसके अंदर तो हमने देखा कि हमने वापस ए को कॉल मार रखी, तो इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। कैसे? देखो वॉइड ए है, वॉइड ए मतलब एक मेथड है जिसका नाम है ए। मान लो मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया मेन मेथड से। हमें पता है हमारा जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड से चलता है, तो मेन मेथड में मैंने कहीं ना कहीं इसको कॉल करवाई होगी, ठीक है। तो वो पोर्शन हम नहीं दिखा रहे, हमें बस ये एग्जांपल दिखा रहे हैं, इसको समझना है। मतलब हमने तो इसको जब कॉल करवाई तो ये चलना शुरू हुआ। जब ये चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर आया बी, तो उसने बोला ठीक है भाई बी की कॉल करी है तो बी को चला देंगे। तो यहाँ से सीधा जंप पड़ी बी पे और बी चलने लगा। लेकिन जब बी चलने लगा तो यहाँ देखा तो ए मतलब यहाँ से अब वापस यहाँ आना है, तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। मतलब ए को जब हम चला रहे तो बी को कॉल मार रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी को जब हम चला रहे तो वापस ए पे आ रहा। तो मतलब ए से बी, बी से फिर ए से बी, बी से फिर ए, फिर से एक साइकिल चलती रहेगी और हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। इसको रोकने के लिए एक बेस केस का हमें यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है? ये हमारा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट रिकर्जन का। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये देख लिया कि रिकर्जन क्या होता है और उसके जो दो पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन, वो क्या होता है, और एग्जांपल से भी हमने उसे समझ लिया। अब देखेंगे बेस केस को और आगे की और जो कॉन्सेप्ट है रिकर्जन है उनको समझेंगे। देखो बेस केस पे आने से पहले, सीधा प्रोग्राम पे आने से पहले बेस केस के, तुम्हें एक मैं ऐसी एक एनालॉजी के साथ समझाता हूँ, एक कॉमन से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ताकि तुम उसे रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। तो मान लो जैसे क्लास में तुम्हारी कॉपी चेकिंग के लिए गई थी, ठीक है। जितने भी क्लास के बच्चे हैं, 50 बच्चे मान लो, 50 बच्चों की कॉपी चेकिंग के लिए गई थी, टीचर ने चेक करके भेजी क्लास में, वापस कॉपियाँ भेजी। तो जो तुम्हारी क्लास है, क्लास में एक टेबल होता है, ठीक है ना, जहाँ पर टीचर बैठता है। तो मान लो वहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर का टीचर बैठा था, ये तुम्हारा टेबल हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल हो गया और यहाँ पर तुम्हारी वो कॉपियाँ हैं वो रखी हुई हैं जो चेक होकर आ रखी, ठीक है ना। ये केक जैसा दिख रहा है, कॉपियाँ हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो कि तुम्हारी कॉपी हैं जो चेक होकर आ रखी, ये बंडल यहाँ पे रखा हुआ है, ये 50 बच्चों की कॉपी है मान लो। बात समझ में आ रही? ध्यान से सुनना, क्योंकि रिकर्जन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आने वाला है, वो भी मैंने समझाना है तुम्हें। तो इसी एग्जाम्पल का यूज़ लेके मैं फिर से आगे तुम्हें वो समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो बेस केस समझा रहा हूँ, बेस केस समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी ध्यान यहाँ देना, फिर मैं प्रोग्राम में तुम्हें समझाऊंगा। ऐसे आगे तुम्हें मैंने एक और चीज़ समझानी है, स्टैक, इंपॉर्टेंट है वो, तो वो भी इसी एग्जाम्पल से बाद में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ ध्यान दो। ये कॉपी आ गई, तुम्हारा टीचर यहाँ बैठा हुआ है, कंप्यूटर का टीचर बैठा हुआ है, ठीक है। ये चेयर लगी हुई है सर जी के पीछे और चेयर में बैठे हैं, और ये जो मान लो इंग्लिश की कॉपी चेक होकर आई। टीचर ने बोला था कि इस टीचर ने कि भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तुम्हें उठाया सीट से, बोला भाई ये बच्चों को बारी बारी करके कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तुम यहाँ पर बैठे थे, यहाँ बैठे हो, तुम आए, तुमने पहली कॉपी उठाई, यहाँ कोई बच्चा था उसको दे दी कॉपी, उसको दे दी। फिर से आए तुम, अगली कॉपी उठाई, जो दूसरा बच्चा था उसको दे दी। एक तरीके से ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए समझो कि जो तुम हो, तुम एक फंक्शन हो जिसमें हमने रिकर्जन कर दिया है। रिकर्जन कर दिया मतलब तुम एक तरीके से बार बार अपने आप को कॉल कर रहे हो। ध्यान से देखो, तुम पहली बार कॉपी लेके आए, बच्चों को दे दी, ठीक है। फिर तुम दोबारा गए, फिर तो कॉपी लेके आए, जिस बच्चे की कॉपी है उसको दे दी। मतलब तुम एक ही काम, या एक तरीके से तुम अपने आप को बार बार कॉल कर रहे हो, अपने आप को बार बार तुम कॉल कर रहे हो, बार बार कुछ एग्जीक्यूट हो रहे हो, ठीक है ना।
एक तरीके से अगर हम प्रोग्राम में देखें, जैसे रिकर्जन में मेथड बार बार अपने आप को कॉल करता है, तुम बार बार वही काम कर रहे हो, अपने आप को एक तरीके से कॉल कर रहे हो। एक बार गए, कॉपी दी, फिर से वापस गए, अगली कॉपी उठाई, अगली बच्चे को दी, फिर से अपने आप को कॉल करा, अगली कॉपी उठाई, अगले बच्चे को दी। ऐसे करते करते तुमने कॉपियाँ बांट दी, आखिरी में 2 कॉपी रह गई। ठीक है, ध्यान दे तुमने, आखिरी में 2 कॉपी रह गई। तुमने ये कॉपी उठाई, जिस बच्चे की थी उसको दे दी, फिर से तुम आओगे, आखिरी कॉपी है जो, उसको उठाओगे और जिस भी बच्चे की कॉपी होगी उसको दे दोगे। फिर उसके बाद टेबल में एक भी कॉपी नहीं रही। अब क्या करोगे? अब अगर मैं तुमसे नॉर्मली बात करूँ, तुमने कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सारी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आखिरी कॉपी भी दे दी। अब क्या करोगे? क्या करते हो? ऐसा होता तो क्या करते हैं? कॉमन सी बात है, तुम बोलोगे मैं जाके अपनी सीट में बैठ जाऊँगा, है ना। ठीक है, तुम जाके अपनी सीट में बैठ गए। क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हें ये कॉमन सेंस ही बात है और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं कि भाई जब आखिरी कॉपी बची हुई थी तो उसको मैंने उठा के बच्चे को दे दिया, तो अब उसके बाद मैं क्या करने जाऊँ? अरे बात समझ में, तुम्हें कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना तुम्हारा काम था, तुमने आखिरी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उसके बाद अब क्या करने जाओगे जब कॉपी नहीं है वहाँ पर? तो एक तरीके से जो ये आखिरी कॉपी थी ये तुम्हारा बेस केस था। मतलब व्हेन कॉपी इक्वल टू 1 तो समझ लो रिटर्न 1 इफ़। ठीक है, जब कॉपी, वो मैं तुम्हें नॉर्मल एल्गोरिथम बना के दिखा रहा था, लेकिन मान लो अगर हम कोड में लिखते तो ऐसा लिखते हैं, इफ़ कॉपी इक्वल टू 1, अगर कॉपी भैया 1 हो गई, 1 रह गई, तो सिर्फ उस कॉपी को रिटर्न कर दो। तो ये हमारा बेस केस कहलाता। मतलब इसके बाद फिर मुझे रुक जाना चाहिए। क्यों? मान लो अगर हमने कहीं बेस केस नहीं लगाया, या मान लो यहाँ पर जो तुम हो, तुम्हारी जगह पर एक रोबोट है जिसे बोला कि बस अपने आप को कॉल करते जा और वो काम बार बार करते जा, तो सारी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्या करेगा? वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि रुकना है, क्योंकि हमारे पास तो कॉमन सेंस से दिमाग है भाई, लेकिन ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उस पे पास दिमाग नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारी जगह पे कोई रोबोट होता मान लो और उसे भी नहीं पता होता कब रुकना है, तो क्या करता? कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो आता, वो टेबल भी उठा के कहीं किसी के सर पे दे आता, उसके बाद क्या करता? टीचर को भी उठा के कहीं दे आता, उसकी फिर चेयर पकड़ता, उसे भी कहीं दे आता, बोर्ड पकड़ता, उसे भी कहीं दे आता। तो मतलब अपना काम तो करा उसने, लेकिन उसके बाद बेस की नहीं होने के कारण वो ज़रूरत से ज़्यादा चल गया और फिर गलत आउटपुट आने लग गया। अरे बात समझ में? ठीक है, टीचर सबको उठा के उसने, ठीक है ना। तो इसलिए ये दिक्कत ना आए। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो होगा यूँ, वो तुम्हारा जब चलता जाएगा प्रोग्राम, तो जैसे मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो जहाँ तक चलना है उसके बाद फिर वो चलता जाएगा, फिर उस कारण हमारा जो पूरा आउटकम है, पूरा रिजल्ट है, वो गड़बड़ हो जाएगा। और एक और दिक्कत है, वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा, वो रुकेगा नहीं, फिर वो चलता ही जाएगा। तो इसलिए रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेस केस लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर तो हमारी कॉमन सेंस थी, जिसे पता था कि कब रुकना है। ठीक है, और ऐसी अगर कोई और चीज़ होती तो उसे हमें बताना पड़ता। जैसे कोई रोबोट होता तो उसको भी प्रोग्राम करना पड़ता कि भाई इसके बाद रुक जा जब आखिरी कॉपी उठा लेगा। ऐसा नहीं फिर हर चीज़ें उठा के। ठीक है, तो इसलिए हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमें रोकने के लिए एक बेस केस लगाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें प्रोग्राम में समझा दूँ कि बेस केस कैसे लगाएंगे, और उसके बाद एक और चीज़ समझेंगे हम, स्टैक क्या होता है, और इसे भी एक एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले प्रोग्राम देखते हैं, उसमें समझते हैं कि भाई कैसे हमारा रिकर्जन काम कर रहा होगा और बेस केस हम कैसे उसमें लगाएंगे।